लोग पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेक्शन 18 टू 26 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। दिस सेक्शन डील्स विद व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर। सेलर टू बायर जब आपकी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। सेक्शन 18 गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड, क्या मतलब है? फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर गुड्स द गुड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड, मतलब बायर एंड सेलर के द्वारा गुड्स आइडेंटिफाइड होने चाहिए, मतलब इन्हीं गुड्स को हम बाई करेंगे या फिर सेलर कहेगा इन्हीं गुड्स को हम सेल करेंगे। एंड क्लियरली डिटरमाइंड इफ द गुड्स आर नॉट येट आइडेंटिफाइड ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर। अगर गुड्स ही आप असर्टेन नहीं कर पाए हैं कि कौन सा गुड्स आपको लेना है, परचेज करना है, या फिर कौन से गुड्स का ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर ओनर ऑफ ट्रांसफरशिप या फिर ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो पाएगी? समझ लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुड्स पता होना चाहिए, गुड्स असर्टेन होना चाहिए। मस्ट लिखा है, मस्ट का मतलब कंपल्सन है, में नहीं है कि ऑप्शन है असर्टेन करो चाहे ना करो। मस्ट है मतलब करना ही करना पड़ेगा लॉ के द्वारा। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन ऑफ बोथ पार्टीज सेलर एंड बायर। कह रहे दिस इज फिगर आउट फ्रॉम the term of contract, how they behave and the situation. If their intention is not clear the other rule apply, मतलब इंटेंशन दोनों का क्लियर होना चाहिए। एक पार्टी का सेल करने वाला इंटेंशन होना चाहिए, दूसरे पार्टी का बाई करने वाला इंटेंशन होना चाहिए। सेक्शन 20 टू 22 स्पेसिफाइड गुड्स जो है के बारे में बताता है। जैसे स्पेसिफिक गुड्स जो कि डिलीवरी की स्टेट में है, मतलब जिनको हम डिलीवरी करा सकते हैं। कल पढ़ा चुके हैं क्या? पढ़ा चुके हैं? चलो ठीक है। When specific goods are ready to be delivered in a state where buyer can take them, the ownership passes to the buyer। मतलब गुड्स अगर बिल्कुल रेडी टू डिलीवर्ड है, जैसे उसने बाई किया तुरंत डिलीवर्ड हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। समझ लो। अगर डिलीवरी की स्टेट में नहीं है, उसको कुछ रिपेयर करना है या कुछ पैकेज वैकेज करना है, तो जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक गुड्स की ओनरशिप की ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक गुड्स, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कल से। सेलर टू डिटरमाइन प्राइस, अगर सेलर को वेट और मेजरमेंट करने की नीड है गुड्स को प्राइस को बताने के लिए, तो वो करने के बाद प्राइस असर्टेनमेंट करेगा, मतलब बताएगा, तब सेलर उसको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मानेगा। यहाँ तक हमने बता दिया था। आगे सेक्शन 23 क्या कह रहा है? अनसर्टेन गुड्स, if the contract is for that not yet identified like goods to be purchased in future, मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है, कौन सा गुड्स परचेज करोगे, फ्यूचर में परचेज करोगे, मतलब एग्रीमेंट टू सेल है या एग्रीमेंट टू परचेज है, कह सकते हैं। ओनरशिप पासेस once those transactions are set aside or appropriate for the contract with both seller and buyer consent, this happen before or after the goods are set aside, मतलब तुमने कहा हम फ्यूचर डेट में भैया खरीदेंगे, ये वाली बोतल जो है आप रख दीजिए साइड में। नहीं समझे? कहीं जाते हो, भैया ये पीस हमने पसंद कर लिया, इसको साइड में रख दो, ये शर्ट किसी दूसरे को बेचना नहीं, हम आके लेंगे अभी आधे घंटे, बोलते हो? वही बात की जा रही है। कह रहे हैं इफ सेलर गिव्स द गुड्स टू अ कैरियर, मतलब डिलीवरी के लिए दे दिया है, कोरियर सर्विस को गुड्स दे दिया है, एंड देयर इज नो राइट टू चेंज द डिलीवरी, और सेलर के पास राइट नहीं है कि वो डिलीवरी को चेंज कर सके, मतलब डिलीवरी रोक सके या कोई भी काम कर सके। द गुड्स आर कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, मतलब हम सेलर है, मान लो तुम बायर हो, हमने बुक्स भेज दी तुमको, मान लो जो हम लोगों की मटेरियल होता है, बुक्स भेज दी, और हमारे पास कोई राइट नहीं है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी पावर नहीं कि हम उस गुड्स को रोक पाए, तो ये माना जाएगा जिस डेट को हमने यहाँ से जो है कोरियर किया उसी डेट को गुड्स ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अब हम उसको रोक नहीं सकते, हमारे हैंड से वो बाहर चला गया। समझ में आया? गुड्स ऑन अप्रूवल या फिर सेल और रिटर्न, अप्रूवल बेसिस पे जानते होगे, जैसे कि अकाउंट्स में भी है गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। नहीं सुना? नहीं सुना? अकाउंट्स में गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट में है एक एंट्री होती है भाई, पूरा एडजस्टमेंट होता है इसका फाइनल अकाउंट में। फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हो? तभी बोल रहे हो, नहीं पढ़ा?
अप्रूवल बेसिस पे क्या होता है, जैसे कि तुम बगल वाली दुकान पे गए, जो तुम्हारे किराने की दुकान है, वहाँ से गए 2-4 पीस किसी चीज़ के ले आए। जैसे मान लो तुमको हैंकी लेना है या फिर कोई प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, कहीं मम्मी को दिखा लाएं, होता नहीं था बचपन में, वो मम्मी एक पसंद करेंगी वो बाकी लौटा देंगे, ऐसा होता था। उसको बोलते हैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस पे हमने उसको सेंड किया, उसमें से कोई भी चीज़ एक सेल होगी, बाकी सेल नहीं होगी। समझ में आया? मतलब गुड्स हमने दिया है, वो रिटर्न भी आएगा। आया ना? जैसे मान लो हमको बेल्ट लेनी रहती थी, तो हम 4-5 बेल्ट लाते थे दुकान से, वो कहते थे, घर में सबको जानते थे दुकान वाले, कहते थे घर पे दिखा लें, 4 बेल्ट ले दो, उसके बाद 3 वापस कर देंगे, 1 ले लेंगे। तो जब वहां से जो गुड्स है उसने हमको दिया, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मतलब 4 दिए, अप्रूवल होगा तब सेल होगी वो, अभी सेल नहीं है एक्चुअल सेल, अभी वो अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है ना, जब अप्रूवल हो जाएगा तब एक्चुअल सेल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा सा? अकाउंट्स में पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी एंट्रियां भी हैं, तुम लोग पता नहीं क्या कर दो। समटाइम्स गुड्स आर सेंट टू बायर, अभी हमने पिछली क्लास में शायद 2 क्लास हुई, अभी फाइनल अकाउंट फाउंडेशन का अकाउंट्स खत्म कराया, 2 पेज में सारे एडजस्टमेंट लिखा दिए थे, 2 पेज में, मतलब उससे ऊपर तुम्हारी इंटर तक की बुक में कुछ नहीं दे रखा है, समझ रहे हो? ये सारे एडजस्टमेंट लिखा दिए थे, टोटल 15 से 16 एडजस्टमेंट है बस, उससे ऊपर फाइनल अकाउंट है ही नहीं दुनिया भर के, सारे 15-16 एडजस्टमेंट, उसी से एग्जाम में कुछ उसके बाहर आ ही नहीं सकता। इंस्टीट्यूट में अकाउंट्स की क्लास हम ले रहे हैं। समटाइम्स गुड्स आर सेंट टू द बायर विद द ऑप्शन टू आइदर अप्रूव और रिटर्न देम, मतलब या तो अप्रूव कर दे उसको, मतलब हम इसी को खरीद लेंगे, या तो रिटर्न कर देगा, दोनों ऑप्शन रहेंगे। हो सकता है 4 बेल्ट लाएं, चारों में से कोई ना पसंद आए हमें, चारों वापस कर देंगे, नहीं मम्मी मना कर रही है, होता नहीं था, कोई नहीं खरीदेंगे। बहुत गुस्सा लगता है वो दुकान वाले को जब कह दो कि मम्मी मना कर रही है, एक भी कुछ नहीं, वो ऐसे देखता है जैसे आधी ज़्यादा प्रॉपर्टी उसने हमको हमारे नाम कर दी है, यूँ देखता था जब बचपन में देखते थे। नोन एज सेल और रिटर्न, इन these cases the ownership does not pass to the buyer until they approve or kept goods, जब तक वो गुड्स रखते हैं अपने पास, जैसे हम ले गए 4 बेल्ट, तो जब तक अपने पास रखें तब तक क्लियर कैसे होगा कि हमने सेल किया या रिटर्न किया है? क्लियर? या तो हम कंफर्म कर दें कि ये 1 बेल्ट हमने खरीद लिया, बाकी 3 ले लो, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो अप्रूव करना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। ओनरशिप कब पासेज होगी? व्हेन द बायर एक्सेप्ट द गुड्स या फिर अप्रूव द गुड्स, जब हमने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उस बेल्ट की, हमें आ गई। when the buyer does not does something else that shows they are adopting the deal, कुछ और, जैसे कि हम 6 महीने उसकी दुकान पे नहीं गए, इसका मतलब हमने खरीद लिया, नहीं समझे? अगर 6 महीने बेल्ट वापस नहीं किए तो 6 महीने बाद वो एक्चुअल सेल मान लेगा उसको, चारों बेल्ट को 6 महीने बाद थोड़ा ना वापस लेगा। समझ में आया? तो हम कुछ ऐसा एक्ट करें जिससे उसको लगे कि एक्चुअल सेल हो गई, मतलब इक्विवेलेंट टू सेल हो गया। इफ बायर डज नॉट अप्रूव्ड बट केप्ट द गुड्स बियॉन्ड द अलाउड टाइम, जो टाइम अलाउड की कहने भैया हम शाम तक 1 घंटे में दिखा गा रहे हैं, तुम 10 दिन तक नहीं गए, 20 दिन तक नहीं गए, तो 20 दिन तक वो गुड्स थोड़ा ना रखेगा अपने पास, समझ लो, उसको एक्चुअल सेल मान लिया जाएगा, ओनरशिप पासेस हो जाएगी वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। इसको पढ़ो जरा, ये ऊपर वाला सेक्शन 23 और 24, 2 सेक्शन पढ़ने हैं आप लोगों को मेनली। बारिश में छुट्टी कर देंगे तुम लोगों की, सीधी सी बात, सही रहेगा ना? पूरे हफ्ते हैं? पूरे हफ्ते छुट्टी सर क्लास की वजह से 1 घंटे यहाँ फंसे थे, है? 1 घंटे फंसे थे, इतनी कल? तेज बारिश होने लगी। हाँ, 2:30 बजे रूम पे पहुंचे थे, 5 कल? बजे क्लास। हाँ कल। तो तुम लोगों की क्लास 1 बजे ओवर हो गई थी, 1 बजे 1 बारिश हो बजे रही थी? खत्म हुई थी, उसके बाद मतलब नीचे काम पड़ गया, तो प्रिंट आउट निकलवाना किसको? डॉक्यूमेंट क्लास निकलवाते निकलते 2:30 बज गए, तो बाढ़ आ गई थी पूरा मोहल्ले में। हमको तो पता ही नहीं था बारिश हो रही है, बहुत तेज
ये तो पहले नहीं, सुबह आज हम तो अंदर थे, मतलब हमारा घर पूरा पैक्ड है ऑलमोस्ट, तो पता नहीं चलता है अंदर कि बारिश हो रही है या क्या हो रहा है। जब बाहर निकले गाड़ी निकाल के तब पता चला बारिश हो रही है हल्की हल्की। सर ऐसा मत छुट्टी कर देना, हम यहाँ बैठे आप मैसेज कर दी टुडे इज हॉलीडे। क्या चीज़? सर ऐसा मैसेज मत करना टाइम पे कि हम यहाँ बैठे हो नहीं आप नहीं, मैसेज कर दो टुडे टुडे इज हॉलीडे, तो पहले थोड़ा हाँ हॉलीडे कोई मतलब ही ना हो है, तो सर हॉलीडे का मतलब थोड़ा सो ले, है नहीं? और आधे घंटे पहले कर लीजिए। मतलब 9 बजे तक हम बता दें जो भी है ना, नहीं 9 बजे तक बता दें, मतलब छुट्टी वैसे किसी भी केस में नहीं होगी अगर क्लास अनाउंस हो गई है। कुछ स्पेशल सर्कमचांसेस ऐसे ही बारिश वारिश वाले हो सकते हैं तो छुट्टी हो सकती है, अदरवाइज तुम्हें आना ही आना है। आज भी छुट्टी नहीं की, अगर करनी होती तो तभी कर देते, लौट जाते। तो जबकि जो है अभी कल रात में हम 3 बजे मूवी देख के आए हैं, तो आने का कोई संभावना नहीं था, कि मन नहीं था। मूवी देखो तुम लोग, मिरई बहुत बढ़िया मूवी है, मिरई मिरई साउथ की, समझे? अभी तो एग्ज़ाम के 3 महीने हैं, पास हो जाओगे, देख लेते। वो नहीं है अक्षर, वो ज़्यादा दूर रहता है, पानी बस ऑनलाइन भी तो नहीं कर रहा है, वो सो गया होगा हमें लग रहा है। हाँ जून अटेम्प्ट में बहुत समय, उसको कह कह के तुम लोग पढ़ने ही नहीं दोगे लग रहा है। जून अटेम्प्ट ऐसे मत बोला करो, समझे? पढ़ने दो। सेक्शन 25 रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, इफ देयर आर कॉन्टेक्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड्स द सेलर कैन kept control over the goods until certain conditions are met, even if the goods have been delivered to the buyer or a carrier। कह रहे हैं इफ देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक गुड, कोई स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो तो सेलर गुड्स को रख सकता है अपने पास जब तक कुछ सर्टेन कंडीशन मिट ना हो पाए। कुछ कंडीशन लगी हुई हैं कि ये गुड्स में करवा के दो, समझ लो, कुछ एडिशनल गुड्स को पैक करा के दो, गुड्स को हरियाणा डिलीवर करवाओ, डिलीवरी की जगह बदल सकते हैं। तो वो जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाती हैं, गुड्स की ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र होती है, ऐसे समझ सकते हैं। द बायर डज नॉट ओन द गुड्स अंटिल द सेलर कंडीशन आर फुलफिल्ड। कह रहे जब तक जो है सेलर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तब तक जो है बायर उस गुड्स को ओन नहीं करेगा। जैसे हमने डिलीवरी की कंडीशन लगा दी कि हमको डिलीवरी लखनऊ में नहीं चाहिए, हम कहेंगे अगर तुम डिलीवरी कानपुर में कराओगे तभी हम गुड्स खरीदेंगे। कंडीशन लगा सकते हैं, होता है कभी कभी। तो जब वो कानपुर में डिलीवरी कराएगा तभी ओनरशिप पास होगी, तभी बायर रियल ओनर कहलाएगा। समझ में आया? कोई भी कंडीशन हो सकती है, एग्जांपल दिया है हमने। 25 subsection 2, if goods are shipped by railway or another carrier and the shipping document like a bill of loading are made out the seller or the agent, their agent, the seller is assumed still have control over the goods, this give the seller right to dispose of the goods। इसका मतलब कोई बता सकता है पढ़ के? जी सर, हाँ हाँ स्टार्ट हो गई, देखिए बता रहे हैं, हो गया, हो गया 16-17 मिनट। हाँ हाँ ठीक 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 ठीक।
ठीक ठीक। हाँ बताओ इसको। अगर सेलर जो जो भी गुड्स है उसे रेल पोस्ट या फिर किसी और कैरियर के जरिए भिजवा रहा है, तो फिर अगर डॉक्यूमेंट जो भी मतलब रिसीट वगैरह है वो उसी ने भिजवाई है और अभी उसी के पास में है, तो उसकी राइट अभी उसी के पास है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। समझ में आया सब? आ गया? नहीं है? बताओ इसमें। तो बताया था कि गुड्स एक्सेप्ट हो गए रेलवे और ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और पेमेंट मतलब गुड जो डिलीवर तो नहीं हुआ इसको, क्योंकि उसका कंट्रोल है। वहाँ आना पड़ेगा सर क्या सुनने के लिए? कह रहे हैं गुड्स आर शिप्ड बाय रेलवे। गुड्स अगर रेलवे के जरिए भेजा जा रहा है या कोई जो है शिपिंग कंपनी है उसके जरिए भेजा जा रहा है, एंड द शिपिंग डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लोडिंग होता है, लोडिंग करने के लिए जो कितनी क्वांटिटी है क्या है ये सब लिखा होता है, आर मेड आउट टू द सेलर और देयर एजेंट। ठीक है, सेलर या उसके एजेंट के लिए बनाया जाता है। द सेलर इज एज्यूम्ड टू स्टिल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स। सेलर के पास अभी भी कंट्रोल है गुड्स का। दिस गिव द सेलर राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। ये गुड्स सेलर को राइट देता है गुड्स को कभी भी जब तक रास्ते में ना पहुंचे वो डिस्पोज कर सकता है, क्योंकि बिल जो है उसका लोडिंग का वो उसी के पास है, अभी बायर के पास ऑन नहीं हुआ है। जब तक बायर के पास बिल पास ऑन नहीं होगा तब तक राइट होता है सेलर के पास। यही बात लिखी हुई है। आगे अगर बात करें 25 सबसेक्शन 3, इफ द सेलर सेंड बिल ऑफ एक्सचेंज अलॉन्ग विद द शिपिंग डॉक्यूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा है शिपिंग डॉक्यूमेंट के साथ, समझ लो दोनों चीजें हैं। बिल ऑफ लोडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट टू द बायर मस्ट रिटर्न द शिपिंग डॉक्यूमेंट इफ दे डोंट एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कह रहे हैं अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो शिपिंग डॉक्यूमेंट उसको वापस कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो वैलिड ओनरशिप ओन नहीं कर पाएगा। इफ द बायर कीप द डॉक्यूमेंट रॉन्गफुली दे डो नॉट गेट द ओनरशिप। अगर रॉन्गफुली तरीके से रखता है तो वो ओनरशिप नहीं पा पाएगा। इसका एग्जाम्पल पढ़ो कायदे से, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ऊपर वाला पॉइंट एसी ऑन करो जरा आदित्य हैं। सर ऊपर वाला पॉइंट और इस एग्जांपल का कनेक्शन नहीं। इसका बाद वाले एग्जाम्पल का पढ़ो। एग्जाम्पल का कनेक्शन ही एग्जाम्पल पूरे 25 सेक्शन 24(5) का है, नहीं खाली लास्ट वाले का नहीं एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में पढ़ा हुआ था तो डाल दिया हमने। समझ में आया एग्जाम्पल? रिलेशन नहीं बनाना है। सेक्शन 26 इफेक्ट ऑफ क्या लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? सेक्शन 26 सेज दैट द सेलर कीप्स द रिस्क ऑफ द गुड्स अंटिल द बायर एक्चुअली ओन्स देम। जब तक एक्चुअली बायर ओन नहीं करता है, जब तक ओनरशिप पास नहीं होती तब तक
गुड्स पे रिस्क वगैरह किसका रहता है, सेलर का रहता है कि नहीं। वंस ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर द रिस्क आल्सो ट्रांसफर टू द बायर। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, आपका रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा बायर का। इवन इफ गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड एट, चाहे गुड्स डिलीवर अभी हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मेन होता है ओनरशिप ट्रांसफर होना। The seller and buyer can agree on the different time for when the risk passes, so the contract may specify a different arrangement। कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिफरेंट टाइम लिखा हो सकता है कि इस फ्यूचर डेट में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो उस फ्यूचर डेट में उनका जो रिस्क होगा वो पास होगा। एक्सेप्शन टू द रिस्क पासिंग विद प्रॉपर्टी, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एग्रीमेंट क्या लिखा है, टू द रूल दैट रिस्क पासेस विद ओनरशिप कैन बी चेंज्ड इफ द पार्टीज एग्रीज अदरवाइज। अगर पार्टी ने कुछ एग्री किया कि हमने जो है, हम सेलर हैं आप बायर हैं, हम दोनों लोगों ने एग्री किया कि गुड्स का सर ओनरशिप ट्रांसफर करवा लीजिए, लेकिन कुछ अगर रिस्क होगा तो वो आप ही देखिएगा। कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो, दोनों लोग एग्री होने चाहिए, हो सकता है। दे कैन स्पेसिफाई व्हेन द रिस्क विल पास, जैसे होता नहीं फोन में कि 7 डेज तक जो रिस्क होगा वो कंपनी का होगा, कंपनी चेंज कर देगी फोन, या 1 साल तक जो डैमेज का रिस्क होगा वो कंपनी का होगा, उसके बाद रिस्क कंपनी का नहीं है। होता है ऐसा फोन के केस में, होता है। और अगर आप जैसे कोई काफ़ी फ़ोन में स्क्रीन डैमेज वगैरह का भी आता है, वो भी ले लेते हो तो पूरा फ़ोन आपका सिक्योर हो जाता है। फ़ोन में कोई भी दिक्कत आए, सेलर की फॉल्ट है, सेलर सही करके देगा, तो एक रिस्क से रिलेटेड एग्रीमेंट अलग से हो रहा है, हो रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बाय करो तो नीचे इंश्योरेंस आता है। वो क्या सेलर आपको ऑफर कर रहा है, अगर वो ले लेते हो तो उससे क्या होगा, आपका रिस्क कवर हो जाएगा। मतलब ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन रिस्क किसी और के पास होगा, मतलब रिस्क बायर बियर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। फॉल्ट इन डिले, इफ द डिलीवरी इज डिले ड्यू टू आइदर द बायर और सेलर्स फॉल्ट, अगर डिलीवरी डिले हो गई, द पार्टी एट फॉल्ट विल बियर द रिस्क फॉर लॉस दैट एक्वर बिकॉज ऑफ डिले। कोई डिले हो गया, मान लो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट था, हमने ऑर्डर लगाया था, हमको 2 दिन बाद मिला, उसकी वजह से हमें 1 करोड़ का लॉस हो गया। 1 करोड़ हम क्लेम कर सकते हैं सेलर से कि आपने रिटर्न में हमको दिया था कि हम इस डेट को डिलीवरी कर देंगे, कंफर्म किया था, आपकी कंपनी की मोहर लगी हो, क्यों नहीं डिलीवरी आई हमारे पास। समझ रहे हो। ट्रेड कस्टम, if there is a custom in specific trade that says risk does not pass the property, then the risk will pass according to the custom। कस्टम में कुछ चीज़ें होती हैं जिनका रिस्क प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पास होता है, कुछ प्रोडक्ट का पास होता है रिस्क, कुछ प्रोडक्ट का नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग कस्टम के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। एग्रीमेंट ऑन रिस्क, द बायर एंड सेलर कैन एग्री टू सेपरेट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेलर एग्रीज टू डिलीवर गुड्स एट डिस्टेंट प्लेस, मतलब कि डिफरेंट प्लेस पर गुड्स डिलीवर करेगा, द रिस्क में रिमेन विद द सेलर अंटिल डिलीवरी। मतलब हम वही एग्जांपल, लखनऊ में कहा डिलीवरी करने के लिए सेलर, हमने कहा कानपुर में करो, तो जब तक कानपुर में डिलीवरी नहीं हो जाती, रिस्क किसका रहेगा, सेलर का रहेगा। वही बात कह रही थी, पढ़ लो इसको एक बार।
ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, सेक्शन 727 बेसिक रूल क्या है? अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर बेटर ओनरशिप देन दे हैव, सो इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ, डज नॉट हैव द ओनर्स परमिशन टू सेल, द बायर कांट गेट गुड ओनरशिप। जो गुड्स हमारा है ही नहीं वो हम कैसे बेच सकते हैं? या फिर हमारे पास ओनर की परमिशन नहीं है तो हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं। मतलब गुड्स को बेचने के लिए हमारे पास ओनरशिप होनी चाहिए या फिर ओनर की कंसेंट होनी चाहिए। जब तक दोनों चीज़ें नहीं होंगी, अगर हमने बेच भी दिया तो जो बायर होगा वो जो है वैलिड ओनरशिप होल्ड नहीं करेगा। क्लियर? एक्सेप्शन क्या है इस रूल का? व्हेन द बायर मे एक्वायर गुड्स टाइटल इवन फ्रॉम द नॉन ओनर, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। इफ अ मर्केंटाइल एजेंट मिडलमैन, जो कि प्रॉपर्टी वाले होते हैं जो गुड्स को सेल और परचेज करने का ही काम करवाते हैं, इज एथोराइज बाय द ओनर, मतलब ओनर ने लगाया हुआ है कि तुम हमारे गुड्स को बेच सकते हो, खरीद सकते हो सकता है ऐसा, अपना रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ हो। द बायर गेट गुड टाइटल, अगर उससे खरीदता है तो बायर गुड टाइटल पाता है, मतलब एज गुड एज प्रिंसिपल जैसे बेचेगा वैसे ही उसका एजेंट बेचेगा। कंडीशंस, द एजेंट मस्ट हैव गुड डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके पास सारे होने चाहिए। एक्ट इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो उसको राइट बिजनेस में मिला है, जो प्रिंसिपल ने दिया है उस राइट के अकॉर्डिंग पूरा बेच रहा हो। एंड द बायर मस्ट अनअवेयर दैट एजेंट डिज नॉट हैव अथॉरिटी, और बायर इस बात से अनअवेयर होना चाहिए कि एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं है। अगर हम बात करें स्टॉपेल, ओनर्स कंडक्ट, इफ द रियल ओनर अलाउ अदर टू डिलीवर बिलीव द सेलर हैज ओनरशिप। एग्जाम्पल वर्ड या फिर एक्सेल हमने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी जो है आदित्य से खरीदी, अपने वर्ड से बोल दिया प्रॉपर्टी हमारी आदित्य से बात कर लो अगर खरीदनी है। दे कांट लेटर डिनाई द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, बाद में मैं नहीं कह सकते तुमने आदित्य से कैसे खरीदी है, क्योंकि हमने बोला है। दिस इज स्टॉपल होता है, दिस इज कॉल्ड स्टॉपल, मतलब हम कोई काम करने के लिए स्टॉप नहीं कर रहे हैं, ऐसे समझ। सेल बाय जॉइंट ओनर, एक प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं। इफ द वन ऑफ सेवरल को ओनर हैज सोल पोजीशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ अदर्स, मान लो हम सब लोग मिलके कोई गुड्स ले लिए और सब लोग कंसेंट दिया कि सर आप बेच दीजिए, आप अच्छे से बेचेंगे, उसकी थोड़े से प्राइस बढ़वा के बेचेंगे, समझ लो, तो सबकी कंसेंट है तो सबके बिहाफ पे हम बेच सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, यही बात लिखी हुई है। दे द बायर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ विदाउट नोइंग द सेलर डज नॉट हैव फुल अथॉरिटी, मतलब सेलर इसको बायर को पता होना चाहिए सेलर के पास पूरी अथॉरिटी। सेल बाय द पर्सन अंडर द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो कितने एक्सेप्शन समझ लो। इफ समवन हैज पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज नॉट बीन कैंसिल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी कैंसिल नहीं हुआ लेकिन वो वाइडेबल है। दे कैन ट्रांसफर गुड्स टाइटल इफ बायर परचेज गुड्स इन गुड फेथ विदाउट नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट, मतलब बायर को कुछ नहीं पता है, बायर ने गुड फेथ में गुड्स परचेज किया तो कॉन्ट्रैक्ट अभी वाइड तो हुआ नहीं, वाइडेबल है, वाइड हो सकता है, तो वो वैलिड ओनरशिप एक होल्ड करेगा बायर। सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेलर, इफ अ सेलर सेल्स गुड्स but continue to possess them or title document, they can sell them to the third party. If third party buys in good faith, they get a good जो है टाइटल। कह रहे हैं अगर कोई सेलर है सेल कर सकता है गुड्स को बट कंटिन्यू टू द पोसेस देम, मतलब सेल करने के बाद उसके पास ही है गुड्स, ठीक है, और द टाइटल डॉक्यूमेंट या फिर गुड्स का डॉक्यूमेंट मतलब बिल विल उसी के पास है, दे कैन सेल टू द थर्ड पार्टी, उसको थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है। क्योंकि सर ये कैसे हो सकता है, दो बार सेल हो गई, एक पर्सन को सेल किया वो ले ही नहीं गया, गुड्स पड़ा हुआ है हमारे पास, या गुड्स पड़ा हुआ है तो जो है दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं, बिल भी नहीं कटाया या फिर कुछ एडवांस दे के गया है बाद में नहीं आया, ओनरशिप पास नहीं हुई, हम उस गुड्स को थर्ड पार्टी को पास कर सकते हैं। अगर उसने पेमेंट कर दिया सेकंड पार्टी, एडवांस फुल पेमेंट अगर कर दिया, फुल पेमेंट कर दिया नहीं, फुल पेमेंट कर दिया, अगर ओनरशिप अगर हम बात करें एक टाइम पीरियड होता है, 1 महीने के अंदर भैया लिए जाना, कुछ नहीं ले गए, हमको स्टोरेज कॉस्ट लग रहा है, उसका रखरखाव कॉस्ट लग रहा है, हम बेच देंगे उसका, एक स्पेसिफाइड रिजनेबल टाइम होगा उसके बाद।
सेल बाय बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, इफ द बायर गेट पोजीशन ऑफ गुड्स, बायर के पास पोजीशन है गुड्स का, विद द सेलर्स कंसेंट, सेलर की कंसेंट से दे कैन रीसेल द गुड्स टू द थर्ड पार्टी, हम गुड्स सेलर से खरीद लाए फिर हम चाहे आगे जिसको बेचें, सेलर से मतलब नहीं है। सेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर मतलब ऐसा सेलर जिसको पेमेंट ना मिली हो, तुम आपने हाफ पेमेंट किया, गुड्स लिए गए घर में, ईएमआई लिए गए, बाद में सेलर उठवा सकता है गुड्स अगर पेमेंट नहीं किया, और उसको थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है कि नहीं, लगती हैं ऑक्शन वगैरह होता है ऐसे, ईएमआई वगैरह वाले गुड्स का वही दे रखा है। एक्सेप्शन अंडर अदर लॉज है, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ाया था हमने, पॉनी ऑफ द गुड्स पढ़ाया था, कोर्ट ऑफिसर है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे खुद से एक बार रीड करना है बस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, उसके बाद स्टॉपल ये वाला, ये अरे इस रूल का एक्सेप्शन है बस, एक्सेप्शन लिखा है और एक्सेप्शन के पॉइंट है 1 2 3 अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग के पास एक मैसेज आया होगा, नोटिस फॉर कॉमर्स गुरुकुल स्टूडेंट्स, हैं पढ़ लिया तुमने? हाँ तो सर ऐसा करेंगे, अच्छा ये बताओ अकाउंट्स की क्लास ना होती तो ना आते, तो फिर अरे याद करने की आपके लिए हमने 1 घंटा वेट करेगा कि इसलिए वेट करेंगे, आज हुआ है ना, आपकी क्लास में होगी तो हम भी क्लास करने जाएंगे। डेली नहीं होता है, नहीं आज ही क्लास मोस्टली अभी तुम लोगों को हम क्लियरिटी अगर दे दें तो थर्सडे को अमित सर की क्लास नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग लॉ की क्लास करने नहीं आओगे, समझ लो, क्योंकि देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं छोटे छोटे से सेक्शन, हाँ वही, अरे ऑनलाइन कुछ नहीं, अगर हम बात करें ऑनलाइन आउटपुट नहीं आता है, होता क्या है कि माइंड हमारा कहीं और चल रहा होता है ऑनलाइन में, ऑनलाइन में 10 चीज़ें दिमाग में आती हैं क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा अलग होता है और फ़ोन में कुछ अलग चीज़ें देख रहे होते हैं, यार समय नहीं मिला, अभी देख के बता देंगे फ्री होंगे, तुम जो पूछे थे क्वेश्चन शायद तो ये पूछ चुका था हमसे पहले, MCQ वगैरह कुछ गलत है उसके, 1 2 गलत है इसमें, बता देंगे हम, चिंता ना करो, टेस्ट है ना तुम लोगों को सैटरडे को, बताया था हमने, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट फुल बता चुके हैं कई बार, तुम बेसिक के पीछे पड़े, पता नहीं, पूछ लेना इन लोगों से, सैटरडे को है, सैटरडे को BC पढ़ रहा है शायद, संडे को होगा नहीं, आज आफत हो गई शर्ट, ये शर्ट इतनी मोटी है सूखती भी नहीं है जल्दी, अब हमको अफसोस हो रहा है हम टी शर्ट पहन के उतार क्यों दिए